जुलाई 2024 में बांग्लादेश की पीएम को ही उनकी कंट्री से भगा दिया जाता है। और आखिर क्यों? जो बांग्लादेश के दो सबसे पहले पीएम थे उनका असैसिनेशन उनकी ही आर्मी कर देती है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को फॉरेन अफेयर्स में हाथ डाल करके उस पीएम की फैमिली को बचाना पड़ता है। और आखिर किस कंट्री की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली अवामी पार्टी को ही गिरा दिया? सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकुल राजपूत, एक जस्ट स्टार्टेड हाईवे फिटनेस ट्रेनर और एक कबड्डी प्लेयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश में किस बात पर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान वहां की पीएम हसीना शेख अपनी पीएम की पोजीशन से रिजाइन करके वहां से अपनी जान बचा के इंडिया भाग जाती हैं। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसका रीजन कोई अभी पैदा नहीं हुआ था, इसका रीजन 1971 से पहले से ही चला आ रहा था। सब कुछ समझने के लिए जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। आज का जो बांग्लादेश है वो 1971 से पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिसे वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी थोड़ा अलग ट्रीट करती थी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन करती थी बहुत। अब 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और वहां का इलेक्शन ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजाबिर रहमान जीत जाते हैं, क्योंकि वहां पर ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, तो वहां पर सीट्स भी ज्यादा थी, जिस वजह से वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ये जो है 2024 की प्रेजेंट जो पीएम की उन्हीं के फादर हैं। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो होती है वो उन्हें पीएम मानने से मना कर देती है, जिस वजह से ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के अलग होने का चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ से बात बिगड़ जाती है और शेख मुजाबिर रहमान इंडिया की मदद लेते हैं और उसके साथ एक आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है मुक्ति वाहिनी, और उनका एक हेड रखा जाता है जिसका नाम होता है जियाउर रहमान, जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर जैसी अटैकिंग टेक्निक्स का यूज करके ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने में मदद करते हैं। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करके बांग्लादेश को बना दिया जाता है और वहाँ के पीएम बनते हैं शेख मुजाबिर रहमान। अब वो पीएम बनने के बाद 3 मेन डिसीजंस लेते हैं, जिसमें से तीसरा डिसीजन उनके असैसिनेशन का कारण बन जाता है। पहला डिसीजन तो ये होता है कि जमात इस्लाम को बैन कर दिया जाए। ये बांग्लादेश का वो ग्रुप था जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और इन्होंने बांग्लादेश की जनता और वहाँ की औरतों पर बहुत अत्याचार किए थे। फिलहाल के टाइम पर तो ये एक टेररिस्ट ग्रुप भी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का इससे कनेक्शन मिलता है तो उसे कनाडा में रुकने की परमिशन ही नहीं दी जाएगी। अभी दूसरा डिसीजन जो है बांग्लादेश की आर्मी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये मुक्ति वाहिनी के लोगों को जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में हेल्प की थी उन्हें फ्रीडम फाइटर का दर्जा दे देते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें बांग्लादेश की आर्मी में भी ऐड कर देते हैं। और ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए 30% कोटा बीसीएस और बाकी सभी सेक्टर्स में लेके आता है। अभी बीसीएस जो यूपीएससी की तरह ही एक सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है। अब ये जो कोटा था 30% का मुक्ति वाहिनी या फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ये बाकी जो आर्मी मेंबर्स होते हैं उनको पसंद नहीं आता है। अब इस वजह से आर्मी के अंदर ही अंदर 2 ग्रुप बढ़ जाते हैं। एक वो जो कि पाकिस्तान से सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, क्योंकि आज़ादी से पहले जो ट्रूप्स थे उनका ट्रांसफर ईस्ट से वेस्ट पाकिस्तान होता रहता था, और जो बांग्लादेश में बहुत सारे ट्रूप्स थे उनके जो कमांडर थे वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट करते थे। अब दूसरा ग्रुप बना मुक्ति वाहिनी के लोगों का, जिन्होंने शेख मुजाबिर रहमान के साथ बांग्लादेश आज़ाद कराने में लड़ाई लड़ी थी। अब इन्होंने इंडिया की भी मदद ली थी, तो ये एक तरीके से प्रो इंडियन थे, तो इस वजह से इन लोगों का थोड़ा सा इंडिया से सॉफ्ट कॉर्नर था। अब आता है तीसरा और सबसे गलत डिसीजन, जो कि शेख मुजाबिर रहमान को बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है और जिसके कारण उन्हीं का असैसिनेशन कर दिया जाता है। अब बांग्लादेश जो होता है वो जस्ट एस्टेब्लिश कंट्री होता है, तो उसकी इकोनॉमी नीचे जाने लगती है, पर जो लोग होते हैं वो फिर आज़ादी वगैरह को भूल कर बेरोजगारी और खाने की कमी के बारे में शेख मुजाबिर रहमान के बारे में बात करने लगते हैं। अब इस चीज़ से घबरा कर शेख मुजाबिर रहमान ये डिसीजन लेते हैं कि वो 1 पार्टी सिस्टम अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या होता है बाकी की जो अपोजिट पार्टी होती है सारी वो सब डिसॉल्व हो जाएंगी और वो ही पावर में बने रहेंगे हमेशा। पर ये बात आर्मी के कुछ मेंबर्स को पसंद नहीं आती और वो पहले से ही कोटा वाले सिस्टम से गुस्सा बैठे होते हैं, तो एक आर्मी का पावरफुल ग्रुप शेख मुजाबिर रहमान के घर पर अटैक कर देता है और उनके साथ साथ उनकी फैमिली के 17 मेंबर्स को मार देता है। पर उस टाइम पर शेख मुजाबिर की 2 बेटियां जर्मनी गई होती है पढ़ने के लिए। उनमें से एक होती है शेख हसीना, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में बांग्लादेश की पीएम होती हैं, और उनको भी मारने की प्लानिंग की जाती है। पर इतने में इंदिरा गांधी उन्हें जर्मनी से इंडिया बुला के उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दे देती हैं। ये सब जो है 1975 में चल रहा होता है। अब इन सब चीज़ों का फायदा उठाकर जियाउर रहमान जो होते हैं वो व्यक्ति जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में गोरिल्ला वॉरफेयर जैसी टेक्निक्स का यूज़ करके बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद की थी, वो बांग्लादेश का मार्शल चीफ बनता है और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके जमात इस्लाम को अनबैन कर देता है। उसके साथ ही वो जमात इस्लाम के साथ अलायंस करके बीएनपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी।
और साथ ही उसके 2 साल बाद वो इलेक्शंस लड़ता है और पीएम बन जाता है बांग्लादेश का। अब पीएम बनने के बाद ये भी 2 ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि उनका असैसिनेशन का रीजन बन जाता है। पहला रीजन तो ये होता है कि वो जो कोटा रिजर्व था ना, उसको थोड़ा कम करके मेरिट कोटा को बढ़ा देते हैं। अब ये दूसरा डिसीजन ये लेते हैं कि जो बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें से सेकुलर जैसे वर्ड्स को हटाकर अल्लाह ऑलमाइटी जैसे वर्ड्स को ऐड कर देना। अब जो आर्मी का जो दूसरा ग्रुप था उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं और 1981 में वो इनका असैसिनेशन कर देते हैं। अब 1981 में जियाउर रहमान के असैसिनेशन के बाद अब एक आर्मी लीडर पीएम बन जाते हैं। अब जो प्रेजेंट में चल रहा है कि शेख हसीना रिजाइन करके देश को छोड़कर भाग गई, ये कोई बांग्लादेश की हिस्ट्री में नई बात नहीं है, ये क्या है इनके साथ भी होता है। अब क्या होता है, शेख हसीना जो कि इंडिया में असाइलम लेके बैठी होती हैं, वो इस टाइम पे इंडिया से बांग्लादेश में एंट्री ले लेती हैं और अपने पिता की अवामी पार्टी को संभालती हैं। और दूसरी साइड जो जियाउर अल रहमान की जो बीएनपी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसको संभालती हैं उनकी वाइफ खालिदा। वैसे तो इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती, पर इन दोनों ने मिलकर इतने सारे प्रोटेस्ट किए और ये बोला कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है। और एक टाइम पर ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो गए कि पीएम को 1991 में इस देश को छोड़ के जाना पड़ा। 1991 में फिर से इलेक्शन होते हैं और जो बीएनपी पार्टी की खालिदा होती हैं वो जमात इस्लाम के सपोर्ट की वजह से पीएम बन जाती हैं। अब सिर्फ खालिदा और हसीना बचती हैं, बाकी के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो सभी बाहर हो जाते हैं। अब इन दोनों में से जब भी कोई एक पीएम बनता है तो दूसरा वाला उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगता है और उसे डिक्टेटर बताने लगता है। अब इसी तरीके से फिर 1996 में हसीना जो है पीएम बन जाती हैं, फिर 2001 में खालिदा फिर से पीएम बन जाती है और 2008 में फिर से हसीना पीएम बन जाती है। 2008 में हसीना पीएम बनने के बाद कुछ ऐसे एक्शंस लेती हैं कि वो हमेशा पावर में बनी रहे। वो जमात इस्लाम को ही बैन कर देती हैं, जो कि खालिदा की बैकबोन थी, जो खालिदा को इलेक्शन जीतने में मदद करती थी। साथ ही वो फेयर इलेक्शन सिस्टम को हटा देती हैं, जिसमें इलेक्शन के टाइम पर 90 डेज के लिए कोई भी गवर्नमेंट पावर में नहीं रहती। इलेक्शंस जो होते हैं वो हायर न्यूट्रल ऑफिशियल्स कंडक्ट कराते हैं, जो किसी भी पार्टी की साइड में नहीं होते हैं। इस सब के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं, पर हसीना उन सारे प्रोटेस्ट को दबवा देती हैं। इसके साथ ही हसीना खालिदा के पीछे इंटेलिजेंस को लगवा देती है, जो कि उनके सारे स्कैम्स को बाहर निकाले। और जब उनके स्कैम्स बाहर निकलते हैं तो वो खालिदा को भी 10 साल की जेल करवा देती हैं। इस तरीके से वो अपना सारा पॉलिटिकल ग्राउंड खाली कर लेती हैं, वो सिर्फ अकेली प्लेयर बचती हैं पॉलिटिकल फील्ड में। इसके साथ ही 2006 में जब हसीना पीएम बनती है तो उसके साथ साथ एंट्री होती है एक नए प्लेयर की, यूनिस मोहम्मद। अब यूनिस मोहम्मद जो है ना, ये वही व्यक्ति हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम पर बांग्लादेश के एक्टिंग पीएम बने हुए हैं। ये 2006 में फॉरेन से पढ़ाई करके बांग्लादेश आते हैं और वहाँ पर एक स्मॉल लोन स्कीम लाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। इस लोन पॉलिसी में गरीब लोगों को छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं बिना किसी डिपॉजिट्स के। पर इनका टाइम जो है ना खराब चल रहा होता है। विकीलीक्स के द्वारा इनकी और यूएस एम्बेसडर की जो कन्वर्सेशन होती है वो बाहर लीक हो जाती है, जिसमें ये उनसे बोल रहे होते हैं कि कैसे भी करके हसीना की गवर्नमेंट को हटाओ, और यूएसए एम्बेसडर इनको दिलासा देते हैं कि हम इस बारे में कुछ करेंगे। और जब ये बात बाहर आती है तो हसीना को ये चीज़ें पसंद नहीं आती और वो कैसे भी करके यूनिस मोहम्मद को जेल में डलवा देती हैं। अब सब कुछ सही चल ही रहा होता है। 2006 से 2018 आ जाती है, हसीना पीएम बनी रहती है। पर 2018 में प्रोटेस्ट होते हैं 30% कोटा के अगेंस्ट में, जो कि फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता है। उस टाइम में भी जो प्रोटेस्ट थे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो उस कोटे को हटा दिया जाता है। पर जो फ्रीडम फाइटर्स के जो ग्रैंडसन वगैरह होते हैं वो कंप्लेन ले आते हैं और पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में कि ये जो कोटा हटाया गया है ये गलत हटाया गया है। अब टाइम आता है अक्टूबर 2023 का। इस टाइम पर गारमेंट इंडस्ट्री के जो वर्कर्स होते हैं वो सभी प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जो कि अबाउट 4.4 मिलियन के आसपास होते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करके ये बोलते हैं कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो बाहर की जो कंपनीज हैं ज़ारा वगैरह, वो वहाँ से रेडीमेड सामान को उठा करके अपना लोगो लगा के उनको महंगे दामों में बेचते हैं, तो वो इतने ज़्यादा मुनाफे पे बेच रहे हैं, तो उनकी भी वेजेस को बढ़ाया जाए। पर हसीना जो है इस सारे मैटर को दबा देती है और जो इलेक्शंस दिसंबर 2023 में होने वाले थे उनको शिफ्ट करके जनवरी 2024 में कर देती हैं, क्योंकि जाहिर है प्रोटेस्ट का असर इलेक्शंस पर पड़ता है और चांसेस है कि वो शायद इलेक्शंस को हार भी जाए। इसके बाद अपोजिशन बोलती है कि इतने सालों से इलेक्शंस में धरनेबाजी होती आ रही है, हमें इस बार केयर टेकर गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया कि 90 डेज़ के लिए कोई भी गवर्नमेंट पावर में नहीं रहती है, वही कॉन्सेप्ट लाने के लिए बोलते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इस इलेक्शन से ही बाइकआउट कर देंगे। हसीना इस बात को मानने से मना कर देती है और इलेक्शन जीत जाती है, वो भी 232 सीटों से 300 में से। हालात ऐसे थे कि आधा जो अपोजिशन था वो तो था जेल में, अब आधे ने बाइकआउट कर दिया था इलेक्शंस। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो ऐसे हालात थे कि अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं था। 2018 में जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने कोटा हटाने के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की थी, उसका जजमेंट आता है 2024 जून में।
सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि उस कोटा सिस्टम को फिर से अप्लाई किया जाएगा, पर बाकी की पब्लिक को ये कोटा सिस्टम पसंद नहीं आता और वो बोलती है कि पीएम अपनी लेजिस्लेटिव पावर को यूज करके इस कोटा सिस्टम को हटाए। और जब हसीना इनकी बातों को नहीं मानती है तो ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके 3 मेन चेहरे थे, नाहिद इस्लाम, आसिफ मोहम्मद और अबू बकर। और इन्हीं 3 नामों की वजह से हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ता है। ये तीनों स्टूडेंट्स 1 जुलाई 2024 में प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, पर धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बाकी की यूनिवर्सिटीज में भी स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल होता है, पर जैसे धीरे धीरे दिन होते हैं तो ये चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ ही दिन के अंदर बीएनपी के लोग, जमात इस्लाम की स्टूडेंट विंग भी प्रोटेस्ट में उतर जाती है। मतलब कि स्टूडेंट्स के साथ अपोजिशन भी मैदान में उतर जाता है और गारमेंट इंडस्ट्री के वो लोग जिन्होंने वेजेस को लेकर प्रोटेस्ट किया था वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। अब जब स्टूडेंट्स के साथ इतने सारे लोग आ गए थे तो 14 जुलाई 2024 तक जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सेम डे हसीना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और वो उसमें ऐसा कुछ बोल देती है जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। वो बोलती है कि फ्रीडम फाइटर्स को कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकारों को दिया जाएगा। बांग्लादेश में रजाकार वर्ड को बहुत नेगेटिव माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि गद्दार या ट्रेटर। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि एक तो जॉब्स नहीं, ऊपर से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें रजाकार या गद्दार बोला जा रहा है। हसीना अब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत गलत डिसीजन ले लेती हैं। वो सोचती हैं कि इस प्रोटेस्ट के जो मेन 3 चेहरे हैं अगर उनको कंट्रोल में ले लिया जाए तो शायद ये प्रोटेस्ट रुक जाए, पर यह गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती होती है। अब डेट आती है 28 जुलाई 2024 और इस दिन ये तीनों स्टूडेंट्स लीडर गायब हो जाते हैं और लोग उन्हें ढूंढते हैं, पुलिस से पूछते हैं, पर पुलिस मना कर देती है कि वो लोग उनके पास नहीं है। जब उन तीनों में से एक को उठाया जा रहा था तो किसी ने उसकी वीडियो बना ली थी और वो वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाती है कि गवर्नमेंट ने उठाया उन सबको। इसके बाद भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पुलिस को मारने लगती है। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस लाठीचार्ज करती है और इस दिन बहुत सारी जानें जाती हैं और फिर गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत मूव लिया है। उसके बाद 21 जुलाई 2024 को वो उन तीनों को एक अनकॉन्शियस कंडीशन में किसी रोड पर छोड़ देते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाता है। अब ये सब देखकर पब्लिक और भड़क जाती है और गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि उन्होंने फिर से एक गलत मूव ले लिया है, तो वो 26 जुलाई को उनको हॉस्पिटल से फिर से उठवा लेती है और बोलती है कि सिक्योरिटी रीजन से उनकी जान को खतरा है। और उसके साथ साथ वो जो 30% कोटा वाला सिस्टम था वो उसको भी हटा देती है। पर इसके बाद भी पब्लिक मानती नहीं है। वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा मनमानी कर ली इन्होंने, अब इनको रिजाइन करना होगा और बोलते हैं कि उन तीनों लड़कों को वापस किया जाए। अब जब उन तीनों लड़कों को वापस किया जाता है वो वापस आके बताते हैं कि उनको रोडों से मारा गया था, बहुत टॉर्चर किया गया था, इंजेक्शन दिए गए थे। ये सुन करके पब्लिक गुस्से से और ज़्यादा पागल हो जाती है और इसी के अगले दिन हसीना जो है अपनी स्टूडेंट लीग, बांग्लादेश छात्र लीग को प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में पुलिस के साथ भेज देती हैं और फिर वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा मारकाट होती है, रोडों पर कत्लेआम हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस उतर जाती है। फिर क्या बीएनपी, क्या अपोजिशन, क्या स्टूडेंट विंग, सबको मारा जाता है, टीयर गैस छोड़ी जाती है, यहाँ तक कि रबर बुलेट्स का भी यूज़ किया जाता है, पर वो प्रोटेस्ट कंट्रोल में आता ही नहीं। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग पीएम हाउस पर अटैक करेंगे, पर हसीना अपने आर्मी चीफ को आर्मी उतारने के लिए बोलती है, पर आर्मी चीफ उन्हें एडवाइस देते हैं कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हसीना अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़कर इंडिया के लिए रवाना हो जाती हैं। अब ये सब कराने में जो है यूएसए का एक बहुत बड़ा हाथ है, पर इस सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे।